बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 12 को डिस्कस करेंगे इन सीवीपी एनालिसिस। अब सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट को देखा। कंप्यूट प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द ईयर 2014 एंड द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अच्छा, अब क्या दो चीजें हैं भाई। एक चीज क्या बतानी है, प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन मींस कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो फॉर द ईयर 2014। दूसरी बात ये कि भाई एडवर्टीजमेंट हो रही है, तो अगर एडवर्टीजमेंट नहीं करते तो मेरी सेल्स कितनी हो जाती है या मेरी कंट्रीब्यूशन कितनी आती है। और अगर मैं एडवर्टीजमेंट करता हूं तो मेरे पास, अब हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन या सेल्स नहीं देखनी, हमने क्या चीज देखनी है, ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कि हमारी कंपनी के प्रॉफिट में ड्यू टू एडवर्टीजमेंट कितना प्रॉफिट में इंक्रीज या डिक्रीज हमें देखने को मिला, उसमें चेंज कितना है, उसका इंपैक्ट कितना है एडवर्टीजमेंट का, हमने उस चीज के बारे में इसको बताना है। अब जो डाटा हमारे पास गिवन है उसको अगर हम लोग गौर से देखें तो कहते हैं एबीसी लिमिटेड डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ परफ्यूम्स। The company has three brands to cater for different classes of customers. The selling prices and contribution margin for the year 2013 were as follows. अब सेल प्राइस आ गई, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया हर प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली मैं वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर सकता हूं। क्या कि सेल्स में से माइनस करते थे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास आती है कंट्रीब्यूशन। तो अब हम क्या करें, सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस कर दूं तो वेरिएबल कॉस्ट आ नहीं जाएगी। तो यहां से भाई हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई, वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्ट ए की वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास कितनी है, प्रोडक्ट बी की वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रोडक्ट सी की वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके मुताबिक ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। साथ में हर प्रोडक्ट के लिए कंट्रीब्यूशन भी गिवन है हमारे पास। और जब कंट्रीब्यूशन नहीं होती थी तो हम लोग पहले कंट्रीब्यूशन ही जाकर फाइंड करते थे। अब क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन गिवन है। अच्छा, फिर देखें, कहते हैं टोटल सेल्स फॉर द ईयर 2013 वाज दिस। हम बात 2014 की करेंगे उनसे, प्रोजेक्शन है ना, लेकिन बेस किसको बनाएंगे, 2013 को। तो कहते हैं 2013 की जो हमारी सेल्स है ना 15.600, बल्कि 15,600 मिलियन, 15.6 नहीं, 15,600 मिलियन की हमारी सेल्स है। फिर क्या कहते हैं, ओ एंड सेल्स वॉल्यूम रेशो फॉर ए बी सी वॉज दिस। अच्छा, अब हमें ये नहीं बताया उसने कि उसने 2013 में प्रोडक्ट ए बी एंड सी के नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने किए, उसने ये नहीं बताया, उसने ना मुझे रेशो बता दी। अच्छा, अब रेशो की मदद से मैंने कितने कितने यूनिट सेल किए हैं मैं वो चीज फाइंड कर सकता हूं। कैसे, अब मैंने इस रेवेन्यू को, अब ये जो रेवेन्यू आया है ये बेसिकली तो प्रोडक्ट ए बी सी को सेल करने के बाद ही आया है ना। तो क्या ए बी सी की सेलिंग प्राइस है मेरे पास, है, मौजूद है। उनकी क्वांटिटीज की रेशो वो भी मेरे पास मौजूद है। तो मैं जाकर सबसे पहले इन रेशोज की मदद से सेलिंग प्राइस, अपना रेवेन्यू डिटरमिन करूंगा कि अगर मैं प्रोडक्ट ए के 2 यूनिट्स, प्रोडक्ट बी के 3 यूनिट्स, प्रोडक्ट सी के 5 यूनिट सेल करूं तो मैं टोटल कितना रेवेन्यू अर्न करूं। मैं सबसे पहले इस चीज को डिटरमिन करूंगा। जरा जल्दी से इस चीज को डिटरमिन करें और इसको बेस बनाकर आप ये देखें कि मेरे पास 15,600 मिलियन में प्रोडक्ट ए का सेल्स रेवेन्यू कितना है, बी का सेल्स रेवेन्यू कितना है और सी का सेल्स रेवेन्यू कितना आएगा। कैलकुलेट कीजिएगा जरा। अच्छा, अब ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने हर क्वेश्चन में भी फाइंड करनी है, ये हिडन चीजें हैं। अच्छा, इसको कैसे फाइंड करना है, अब देखो क्वेश्चन में क्या ये चीज आपसे पूछी गई है, नहीं, तो अपनी वर्किंग का पार्ट बना दो।
आप लोग जाओ और अपनी वर्किंग में ये चीजें लिख लो, क्योंकि इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब हम लोगों ने किया क्या किया, हम अपनी वर्किंग में गए, हम लोग यहाँ पे अपने पास लिख देंगे प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी एंड टोटल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने पास कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल 12। अच्छा, अब यहां पर आए, हम लोग लिखेंगे रेशो। हमें रेशो गिवन थी, और ये रेशो क्या थी, वॉल्यूम रेशो थी, बेसिकली क्वांटिटी थी ना, सेल्स वॉल्यूम रेशो। मैं इन यूनिट्स, मुझे ये रेशोज गिवन थी क्या, 2 3 5, 2 3 5 एंड द टोटल इज। अब देखो भाई, अगर यहां पर मुझे गिवन होते हैं ना नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन 2013, तो फिर तो मैं इस रेशो के मुताबिक जाकर उसको फाइंड कर लेता कि मैंने इतने इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल किया। अच्छा, अब वॉल्यूम के ऊपर वॉल्यूम अप्लाई होता है, लेकिन रेवेन्यू के ऊपर रेवेन्यू अप्लाई करेंगे। तो अब यहां पर देखें, आपको 15,600 ये वॉल्यूम है या रेवेन्यू है। अब रेवेन्यू आपने देखना है कि प्रोडक्ट ए बी और सी से मैंने कितना रेवेन्यू अर्न किया इन ईयर 2013। अब कौन सी रेशो पे जाऊंगा, 2 3 5 की रेशो पर, लेकिन रेवेन्यू के हिसाब से। अब देखें भाई, हर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन थी। प्रोडक्ट ए की सेलिंग प्राइस 10,000, बी की 8,000, सी की 5,000। तो हम लोग यहां पे आके रिकॉर्ड करेंगे सेल प्राइस 10,000, 8,000 एंड 5,000। तो ये अगर मैं 10 यूनिट ही सेल करता और उसमें से 2 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, 3 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी एंड 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सी होते, तो मैं इनसे कितना रेवेन्यू अर्न करता। तो यहां पर ये मेरे पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। अच्छा, अब इसके लिए हम अक्सर क्या करते हैं ना, हम इनको ना ए बी सी इस तरह से इनको नाम दे देते हैं, हर रो को एक नाम दे देते हैं। अब हम लोग उसे बताएंगे कि यार ये सी कैसे आ रहा है। सी कैसे आएगा हमारे पास, जब हम ए मल्टीप्लाइड बाय बी कर देंगे। ऑलराइट, अब उसे ना हर वैल्यू का पता चल जाएगा कि आप ये वैल्यू कैसे लेकर आ रहे हैं। तो जैसे ही ए और बी को मल्टीप्लाई किया, यहां से मुझे रेवेन्यू कितना मिला, 20,000। यहां से मुझे रेवेन्यू मिला, और यहां से, और अगर मैं 10 यूनिट्स इसी रेशो के मुताबिक सेल करता, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो जाता, 69,000 का मेरा टोटल रेवेन्यू हो जाता। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। लेकिन अब इन एक्चुअल मेरा रेवेन्यू कितना हुआ, मेरा रेवेन्यू है इन एक्चुअल 15,600 का। अब मैंने इस 15,600 को आगे जाकर प्रोडक्ट वाइज डिवाइड कर, और वो जो डिवीजन है वो जानी है इस रेशो के मुताबिक, वो डिवीजन जाएगी इस रेवेन्यू की रेशो के मुताबिक प्रोडक्ट वाइज। अब अगर प्रोडक्ट ए के लिए मैंने जाके टोटल रेवेन्यू देखना है फॉर द ईयर 2013,
तो वो क्या बनेगा 20 डिवाइडेड बाय 69, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया ना, ऑलराइट, एंड मल्टीप्लाइड बाय 15,600। तो यहां पर देखिए मेरे पास इसका रेवेन्यू क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ए का 4 5 जी डबल, ये मेरे पास इसका रेवेन्यू आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अच्छा सेम केस विद प्रोडक्ट बी 24 divided by 69 and multiplied by 15,600। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 5 4 2 6। हाँ जी, सी के लिए 25 डिवाइडेड बाय 69 मल्टीप्लाइड बाय 15,600 5 6। ये है मेरा एक्चुअल रेवेन्यू। बात क्लियर? 2013 में जो मैंने रेवेन्यू अर्न किया था 15,600 का, उसको जब मैंने प्रोडक्ट वाइज देखा तो ईच प्रोडक्ट में इतना इतना रेवेन्यू अर्न कर रहा। तो क्या अब इसकी मदद से मुझे पता नहीं चल जाएगा कि मैंने नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने किए हैं, हर प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने सेल किए? अब कैसे पता चलेगा? इसको हम सपोज करते हैं ये डी है, तो अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, यूनिट्स सोल्ड, अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा रेवेन्यू डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। कैसा नहीं है? अब रेवेन्यू कहां पर है? डी में। सेलिंग प्राइस कहां है? बी के पास। तो क्या करेंगे? डी डिवाइडेड बाय, इसको ई का नाम दे देते हैं। कैसे आएगा? डी को डिवाइड कर दो बी के साथ, तो जैसे ही डिवाइड किया तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? हाँ जी 0.5 डबल जी। नेक्स्ट वैल्यू 0.5426। सॉरी नहीं, इस तरह नहीं है, वो तो डिवाइडेड बाय 8,000 करेंगे ना। 0.678 चले बस 8 आगे। 5652 डिवाइडेड बाय 5 1.1304। इतने नंबर ऑफ यूनिट्स। लेकिन अब ये मत समझ लीजिएगा कि 0.4 यूनिट में कैसे सेल कर सकता हूं, ये बेसिकली मिलियंस में है। 0.4 मिलियन से मुराद कोई 4,52,000 इतने नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए मैंने सेल किए इन ईयर 2013। बात क्लियर है? ये एक्चुअल डाटा है अभी तक, ये प्रोजेक्शन नहीं है, ये एक्चुअल डाटा है जो नंबर ऑफ यूनिट्स हम प्रीवियस ईयर सेल कर चुके हैं, जिनकी मदद से हमारी ये वाली इन टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस आई थी। बात क्लियर है ये तक? अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो कहता है द फॉलोइंग एस्टिमेट्स पर्टेन्स टू द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2000। ये वो चीजें हैं जो मैंने अकाउंट फॉर करनी है अब फॉर द ईयर 2014। क्या कहते हैं? द एवरेज सेल प्राइस and variable cost for the next year are expected to increase by selling price per product increase हो जाएगी by 14% और वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी by 8%। दोनों को हम लोगों ने इंक्रीज कर देना। तो क्या मेरे पास सेलिंग प्राइस है नहीं? क्या मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है नहीं? तो मैं सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 114 एंड वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 108 कर। बात क्लियर हो गई? अच्छा फिर ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। तो मतलब अगर हम लोग नेक्स्ट चलें तो मेरे पास 2014 के लिए प्रोडक्ट वाइज सेलिंग प्राइस ए बी सी। अब इसके लिए अगर हम लोग चलें तो मेरे पास 2014 की सेल प्राइस क्या आ जाएगी?
2014 की सेल प्राइस, हाँ जी, एक्चुअल सेल प्राइस गिवन थी वीक में, बी को मल्टीप्लाई करवा दो 114% के साथ, बी को मल्टीप्लाई करवा दो तो ये बन जाएगी सेलिंग प्राइस 11,000, हाँ जी, ये क्या बनेगी 9120, और ये 5,000 वाली ये पर यूनिट हम लोग सेल प्राइस चार्ज करेंगे इन ईयर 2014। बात क्लियर हो गई? तो अब इनकी मदद से इसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 8%, तो वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम लोग 108 से, एट द रेट ऑफ 108 जी। अब क्या वैल्यूज बन जाएंगी? अच्छा, यूं भी हो सकता है हम यहाँ पर इसकी वेरिएबल कॉस्ट लिख लें और उसके बाद उसमें इंक्रीज लेकर आ जाए। वेरिएबल कॉस्ट, हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही थी हर प्रोडक्ट की? फर्स्ट के लिए 553, 553। अच्छा, अब इसको एफ का नाम दे दें और इसको एफ मल्टीप्लाइड बाय 108%। इस तरह से जरा आपकी जो वर्किंग है ना इजी हो जाती है कि हर अमाउंट बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो 5,000 पर 8% गया तो 5,400 जी। नेक्स्ट 5,400 और नेक्स्ट 3 2। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन मेरे पास कितनी आएगी हर प्रोडक्ट की? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 6,000 जी। 3720 एंड 24। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको आई थिंक कि ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया है, हम इंक्रीज लेकर आ गए जो उसने कहा। फिर क्या कहता है? कहते हैं जो नॉर्मल ग्रोथ है, मार्केट ग्रोथ इज एस्टिमेटेड 5% पर एनम। मतलब अगर मैंने पिछले साल 100 यूनिट सेल किए थे ना, आज मैंने 105 करने, नॉर्मल ग्रोथ मतलब बगैर किसी मेहनत के 5% की ग्रोथ आपको मिलेगी। ऑलराइट, तो अगर हम लोग देखें तो भाई पिछले साल मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल किए हैं, ये पता चल नहीं गया। तो यहां पर हम अप्लाई कर देंगे नॉर्मल ग्रोथ एट द रेट ऑफ 5%। ऑलराइट, तो मतलब जो पिछले साल नंबर ऑफ यूनिट मैंने सेल किए उनको मल्टीप्लाइड बाय 105% कर दो। तो देखो जैसे ही 5% के इसमें इंक्रीज लेकर आओगे तो इस साल प्रोडक्ट ए के कितने नंबर ऑफ यूनिट में सेल करो बताओ? 0.4748 जी। नेक्स्ट 7119। नेक्स्ट 5% का इंक्रीज 1.187। ये नॉर्मल ग्रोथ रेट, ये वैल्यूज ठीक है ना? क्लियर है ये वैल्यूज और समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, अब ये है प्रोजेक्शन कि हमारी प्रोजेक्शन क्या है कि हम इतने नंबर ऑफ यूनिट्स इन 2014 जाके सेल करेंगे। ऑलराइट, इस सेलिंग प्राइस पर सेल करेंगे, पर प्रोडक्ट ये हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। बात समझ आई? तो क्या इन यूनिट्स को सेल करने पर प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती? हो सकती है प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो कहते हैं हाउएवर कंपनी प्लान्स टू लॉन्च एन एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन
अब यही बात उसने हमारे साथ की थी कि भाई इस मार्केटिंग का हमारे प्रॉफिट पे क्या फर्क है। मीन्स दैट मार्केटिंग ना करूं तो कितने का इंक्रीज आ रहा है, 5% का तो वैसे ही आ रहा है। लेकिन अगर मार्केटिंग करता हूं, भाई 5% आएगा, लेकिन उस पर मार्केटिंग का इंपैक्ट भी पड़ेगा। कैसे? फॉर विच एडिशनल एडवर्टाइजिंग बजट ऑफ रुपीज, तो भाई ये आपको फिक्स कॉस्ट भी तो इनकर करनी पड़ेगी। क्या ख्याल है? देखो जो पहले फिक्स कॉस्ट हो रही थी उसने तो होना ही है, मार्केटिंग करो या मार्केटिंग ना करो तो आपके डिसीजन मेकिंग के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रही। बात क्लियर? लेकिन इस मार्केटिंग की वजह से अगर आपके कोई ग्रोथ रेट में इंक्रीज आया, यूनिट्स प्रोडक्शन में इंक्रीज आ गया, आपके रेवेन्यू में इंक्रीज आ गया, तो वो सारे का सारा आपके प्रॉफिट में इंक्रीज नहीं होगा। मेरी बात समझ आई है? वेरिएबल कॉस्ट भी तो उतने से इंक्रीज होगी। हाँ ये अलग बात है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट भी तो इनकर कर रही हो ना, 250,000 की, उसका भी आपके प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कहते हैं 250 million हैज बीन अप्रूव्ड विद इंक्रीजिंग एडवर्टीजमेंट, increase in sales volume of ABC has been forecasted at the rate of 15%, 12% and 10%। अब जो पर प्रोडक्ट हमारे पास इंक्रीज आएगा आफ्टर मार्केटिंग कंपेन, वो बेसिकली 15%, 12% एंड 10% का। ऑलराइट, तो अब आपने दोबारा से नंबर ऑफ यूनिट्स देखने हैं कि आफ्टर मार्केटिंग कंपेन हमारे पास यूनिट सोल्ड कितने हैं। बात समझ आइए आप सब बच्चों को? अच्छा अभी इसके लिए अगर देखें ना, तो ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ना ये कॉमन है, चाहे कंपेन करते हो या नहीं करते। सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गई, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो गई, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन सेम है, चाहे कंपेन करो या ना करो। हाँ अब यहां पर आए ना ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कि कंपेन नहीं करते तो 5% की ग्रोथ है, 5% नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर कंपेन करते हो तो आप लोग देखो कि आपके यूनिट सोल्ड में अब प्रोडक्ट ए बी सी में 15, 12 एंड 10% का इंक्रीज आपको नजर आएगा। बात समझ आ गई? अच्छा अब देखिए जरा इसके सोल्यूशन को भी, तो इसने भी देखो बिल्कुल सेम किया हुआ है। सबसे पहले ये वेरिएबल कॉस्ट उसने फाइंड कर ली, फिर यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस के अंदर उसने 114% का इंक्रीज लेके आ गया, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर 114% का इंक्रीज, तो ये रिवाइज कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेके आ गया, जो कि हम लोगों ने ये देखे यहाँ पे फाइंड किया था। बात समझ आ गई होगी यहाँ। फिर वो चला नंबर ऑफ यूनिट्स की तरफ, तो नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए देखें, ये इनिशियली उसने नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड कर दिए, ये उसने कहा कि 15,6,000, उसमें ये रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट किया उसने, तो जो नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे थे ना इनिशियली 2013 के, वो ये वाले थे। क्या हम लोगों ने देखो यही नहीं नंबर ऑफ यूनिट्स रखे हुए, ये देखो ऐसे ही है ना। फिर वो गया यहाँ पर और उसने आकर इसमें रेट 5% जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज कर दिया, तो ये इंक्रीज करने के बाद देखो सेम ये वाले यूनिट आ नहीं गए, तो यही उसने फाइंड किया हुए यहाँ पर। फिर वो जहां पे गया और उसने जो इंक्रीज किया है ना अब, वो हर प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट है, तो वो हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंक्रीज लेकर आएगा। अब यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे इसको, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग यहाँ पर लेकर आ जाते हैं हर प्रोडक्ट के लिए। अच्छा अब देखिएगा जरा, अब जो हम लोगों ने ग्रोथ लेकर आनी है, ये प्रोडक्ट ए बी सी तो ऊपर कॉमन आ रही है ना हर किसी के लिए। जी अब देखें, मार्केटिंग की वजह से ग्रोथ, प्रोडक्ट ए के ऊपर कितने परसेंट है, बी पर कितना, 12%।
और सी पर 10%। तो अब आपके पास यूनिट्स कितने बनेंगे? अच्छा, अब यहाँ पे देखें ए बी सी डी ई, इसको एफ का नाम दे दें। नहीं, वो मैं चेंज कर लूंगा ना फिर जरा। ये इसको जी का नाम, ये आपके पास एच, और इसको आई, और नीचे भी अब ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए मार्केटिंग के बाद हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे आएंगे? ये नंबर ऑफ यूनिट्स जो एच फाइंड करने जा रहा हूं, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे? ई वाले। अब ई को मल्टीप्लाई करवा दो जी के साथ। मतलब इससे पहले पिछले साल हम लोग कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल कर रहे थे? 0.4522। इसको मल्टीप्लाइड बाय 115% कर दो, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी जी? नेक्स्ट, 0.678 मल्टीप्लाइड बाय 12% जी, 0.759। नेक्स्ट, 1.13 मल्टीप्लाइड बाय 110%, 1.24। ये आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। अच्छा, ये थी सारी की सारी आपकी वर्किंग। अब बेसिकली आपके पास सोल्यूशन क्या बनना था? आपने क्या बताना है? अब जरा एक मतलब फिर से देखो, आपने सोल्यूशन में बताना क्या था? प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द ईयर 2014। प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द ईयर 2014। तो प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम लोग को विद मार्केटिंग एंड विदाउट मार्केटिंग दोनों से करके देखते हैं, और उनके लिए मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स मौजूद हैं। अब देखिए भाई, 2014 में कंट्रीब्यूशन कितनी है? 6,3720 एंड 2460। क्या हम लोगों ने ये फाइंड करनी ली? तो क्या अब हम लोग कंट्रीब्यूशन जाके फाइंड नहीं कर सकते? अब कंट्रीब्यूशन जाके फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास इन टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है। अब क्या करेंगे उसके लिए? इस 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग सेल करने जा रहे हैं, और उसके लिए देखिए भाई दोनों तरह से इससे फाइंड होना है। प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन सेल्स फॉर 2014 आफ्टर एडवर्टीज, और यहां पर देखें कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन नॉर्मल सेल्स ग्रोथ एट द रेट ऑफ 5। ये दोनों की कंट्रीब्यूशन जाके हम लोगों ने फाइंड कर लेनी है। बात क्लियर? अच्छा, अब यहां पर देखें ना, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आफ्टर मार्केटिंग है या बिफोर मार्केटिंग है? ज्यादा कंट्रीब्यूशन है तो आफ्टर मार्केटिंग हम पहले लिख लेते हैं, मतलब विद मार्केटिंग कंपेन हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा? वो कैसे आएगा हमारे पास? कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन एडवर्टीजमेंट से। अच्छा, अब ये कैसे आएंगे हमारे पास? देखें भाई, एडवर्टीजमेंट के बाद जो नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, वो है एच, और यहां से हम इसको कह देंगे, इधर आ गया, इसको जे करते हैं। हाँ जी। अब ये कैसे आएगा हमारे पास? एच मल्टीप्लाइड बाय जे। हाँ जी, जरा फाइंड कीजिएगा। 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 6000, वैल्यू 0.759, मतलब 76 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 3720।
2 3, ये वो राउंड ऑफ करते जाना जी। नेक्स्ट, जब मिलियंस में बात चल रही हो ना तो फिर वैल्यूज को राउंड ऑफ करते जाना। 1.243 मल्टीप्लाइड बाय 2460 30 और टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना, कंट्रीब्यूशन कितनी? हाँ जी 9,000 एग्जैक्ट 9,000। चलो मतलब 9,000 ही हो गया अप्रोक्सीमेट। अब अच्छा ये ना थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9,005, और ये जस्ट राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस की वजह से आ गई। लेकिन आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा अब हम लोग जाके कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन नॉर्मल ग्रोथ। अच्छा ये वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास? देखिए नॉर्मल ग्रोथ के लिए हम लोगों ने एफ, तो एफ को मल्टीप्लाई कर दें जे के साथ जी। अब यहां पर देखें ये आपके पास आ गया एफ 0.4748 मल्टीप्लाइड बाय 6,000 टू 8, हाँ 4950 जी। 0.7119 मल्टीप्लाइड बाय 3720 2648 1.187 मल्टीप्लाइड बाय 2460 71 2920 2920 and the total contribution is 84। ये अब देखें अगर मैं मार्केटिंग कैंपेन ना करता और नॉर्मल ग्रोथ रेट के मुताबिक रहता ना, तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन आ रही थी वो थी 8418 मिलियन की। ऑलराइट, मैंने मार्केटिंग कैंपेन की तो मेरी कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो गई और मैं कंट्रीब्यूशन लेके बैठा हूं कितने की 9। तो ड्यू टू मार्केटिंग कैंपेन मेरी कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज है। इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितने का? तो मतलब मुझे 582 की कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट हो जाएगा। Am I right? प्रॉफिट का नहीं, अभी तक प्रॉफिट की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? सेल्स में से अभी वेरिएबल कॉस्ट माइनस की है, कंट्रीब्यूशन का मुझे बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन ये बेनिफिट मुझे कब होगा? जब इसके ऊपर मैं एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट अप्लाई करूंगा। देखिए भाई, अगर दोनों सिचुएशन में मेरी फिक्स कॉस्ट सेम रहती फिर प्रॉफिट के ऊपर सिर्फ कंट्रीब्यूशन का ही इफेक्ट जाना 582 का। लेकिन इस कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करने के लिए एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ रुपीज मिलियन मैंने इनकर्ड की, तो मेरे प्रॉफिट में जो इंक्रीज जाएगा वो जाएगा 332 मिलियन का मेरे प्रॉफिट में इंक्रीज जाएगा। और यही बात हमसे पूछी गई थी। बात क्लियर? अब वो जो थोड़ा सा डिफरेंस आया 4 का, वो सिर्फ यहां पर राउंडिंग ऑफ की वजह से आया। तो रेशो के मतलब देखो जो प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट जाता है वो तो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू से जाएगा ना। जो प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा ना वो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू से जाएगा। हाँ अब कंट्रीब्यूशन की वैल्यू मैंने ना जाकर ये वाली चीज बता दी है, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन प्रॉफिट, ये वाली चीज बता दी। हाँ अब अगर आप लोग प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखना चाह रहे हैं, मतलब सीएम रेशो को देखना चाह रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन आपके पास मौजूद है। सेलिंग प्राइस को देखो और उसके साथ डिवाइड कर दो तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा आपके पास। ओके, बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? सबको क्लियर? अच्छा, अब आई होप के अब अगर आप इसकी वर्किंग देखोगे ना तो इजीली समझ आ जाएगी कि इसकी वर्किंग में क्या कुछ हो रहा।
तो बिल्कुल ऐसी वर्किंग थी जैसे हम लोगों ने ये देखो स्टार्ट लिया। अब कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 13। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 13 बाकी तमाम क्वेश्चंस की निस्बत बहुत इजी सी एग्जाम्पल दी, लेकिन हर क्वेश्चन में कोई एक आध छोटा सा पॉइंट होता है जो आपको मजबूर करता है कि आप इस क्वेश्चन को गलत करो। इवन के बाकी सारा बिल्कुल ठीक ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो आपसे मिस्टेक करवाएगा और उस मिस्टेक की वजह से आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन गलत हो सकता है। अब उस एक पॉइंट पे से इसे फोकस करते हैं। अब यहां पर देखें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, कहते हैं अज्यूमिंग देयर इज नो इन्वेंट्री एट द ऑफ Feb 2013, कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स इन क्वांटिटी फॉर द मंथ ऑफ Feb 2000। अच्छा, जब ब्रेक इवन क्वांटिटी बतानी है तो उसी टाइम पे माइंड में क्लिक हुआ कि भाई मुझे फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऐसे ही है ना। अब इसकी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे हम लोग कि भाई मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगी, मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगी। तो डाटा देखा, कहते हैं AL produces and markets a single product. Following information is available from AL's records for the month of Feb 2013. सेल प्राइस पर यूनिट, तो पता चल गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड हो सकती है, ऐसे ही है ना। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, इसी तरह से वेरिएबल ओवरहेड्स ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स्ड ओवरहेड 3.5 पर यूनिट है। तो टोटल फाइंड करने पड़ेंगे मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, उससे जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट मुझे इन टोटल चाहिए पर यूनिट नहीं चाहिए, ऐसे ही है ना। नेक्स्ट वन इज सेलिंग एक्सपेंसेस, कहते हैं 295 के, लेकिन कब, इन Feb 2013, और ये हमारे एस्टिमेटेड हैं। फिर क्या कहता है, कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 101 400 के, ये फिक्स्ड रहते हैं, इनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वेरिएबल एक्सपेंस नहीं है, ये फिक्स्ड रहते हैं हमारे पास। फिर देखें प्रोडक्शन गुड यूनिट्स इन Feb 2013 कितने, 175,000। जो गुड यूनिट्स हम लोगों ने बनाए वो 175,000 बनाए, लेकिन इन गुड यूनिट्स में से कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है, गुड यूनिट्स में से क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मौजूद है 30,000 की। तो क्या मैंने सेल 175,000 नंबर ऑफ यूनिट्स किए हैं, नहीं। अब गुड यूनिट जो मैंने इन टोटल बनाए 175, तो सेल मैंने कितने किए होंगे 145,000। अच्छा, ये टोटल यूनिट्स नहीं है, मैंने बनाए इतने नहीं है, मैंने बनाए ज्यादा होंगे, लेकिन उनमें से जो गुड यूनिट आए हैं ना वो 175। सेल तो गुड यूनिट्स नहीं होना है ना, सेल तो गुड यूनिट नहीं होना है, उनमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री बची हुई है। ऑलराइट, तो मैंने सेल किए कितने 145,000 नंबर ऑफ यूनिट्स सेल कर दिए, ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वन, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं थी, अदरवाइज ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड होती नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड में, और लेस होते क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो फिर नंबर ऑफ यूनिट सेल आते। फिर देखें, कहते हैं इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड एट द, मतलब भाई मेरा जितना भी कोई यूनिट होता है ना वो सारे का सारा बन चुका है, उसमें मटेरियल लग चुका है, उस पर टोटल लेबर वगैरह लग चुकी है, मतलब हर किस्म का उसके ऊपर एक्सपेंस हो चुका होता है। जब हम उसको इंस्पेक्शन करते हैं कि अब ये यूनिट ठीक है या गलत है, तो कहता है वो इंस्पेक्शन एंड ऑफ प्रोडक्शन है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन नहीं है। बस सारे का सारा एक्सपेंस उस डैमेज यूनिट के ऊपर भी ना उतना ही एक्सपेंस आ रहा है जितना गुड यूनिट के ऊपर आ रहा है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, एंड डिफेक्टिव यूनिट्स आर एस्टिमेटेड एट ऑफ द, कहते हैं जितने यूनिट्स हम इंस्पेक्ट करते हैं, तो इंस्पेक्ट तो उतने ही करेंगे ना जितने प्रोड्यूस किए हैं, कहते हैं उनका 20% डिफेक्टिव है। तो गुड यूनिट्स कितने हैं 80%, और मेरे पास गुड यूनिट कितने हैं which is 80% of total production।
तो मैंने टोटल प्रोडक्शन कितनी की होगी 218,750। मैंने टोटल जो प्रोडक्शन की है ना वो 218,750 की है। इसका 20% वो डिफेक्टिव, तो वो डिफेक्टिव यूनिट्स कितने हो गए, ये टोटल, ये गुड, तो भाई डिफेक्टिव यूनिट्स कितने आ गए, इनमें से भाई गुड यूनिट माइनस कर दो, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे 4। ये डिफेक्टिव यूनिट्स हैं, इसका 20%, या टोटल में से गुड माइनस कर दो तो ये डिफेक्टिव यूनिट्स। ये बात समझ आ गई है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट वन देखो, कहते हैं द डिफेक्टिव यूनिट्स आर सोल्ड एट स्क्रैप एट रुपीज, और डिफेक्टिव यूनिट से जो हमें सेलिंग प्राइस मिलती है वो 5 रुपीज पर यूनिट। डिफेक्टिव यूनिट से जो सेलिंग प्राइस मिलती है वो 5 रुपीज पर यूनिट। गुड यूनिट से जो सेलिंग प्राइस मिलती है वो 26 रुपीज पर यूनिट। लेकिन एक्सपेंस तो दोनों का सेम है भाई, मटेरियल तो दोनों पे सेम, लेबर वेरिएबल ओवरहेड सब पे एक जैसा ही लगा हुआ है, लेकिन रेवेन्यू में फर्क है दोनों पे। बात समझ आ गई। अच्छा नेक्स्ट देखो फिर, कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, ये जो बताए गए थे 3.5, कहते हैं ये वाले जो फिक्स ओवरहेड हैं इनके लिए हमने बेस किसको बनाया, तो गुड यूनिट्स कितने हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 175,000। तो ये जो फिक्स्ड ओवरहेड आएंगे ये, एक तो ये आ गए फिक्स्ड ओवरहेड, दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट में आएंगे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव। ये दो चीजें हैं जो फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा बन चुकी है। जहां तक कोई डाउट है, नेक्स्ट, एज कंपेयर टू लास्ट मंथ, लास्ट मंथ कौन सा था, जनवरी, हम फैब में मौजूद हैं। कहता है सेलिंग एक्सपेंसेस, इसकी बात करने लगा है, इन फैब हैव डिक्रीज्ड बाय रुपीज 42,000। सेलिंग एक्सपेंसेस में कितने का चेंज नजर आया, 42,000 का। कहते हैं फैब के मंथ में ये डिक्रीज हो चुके हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, फिर कहते हैं जनवरी एल प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 180,000 नंबर ऑफ यूनिट। अब ये जो सेलिंग एक्सपेंस है, क्या इनका ताल्लुक नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ है, क्या नंबर ऑफ यूनिट्स गुड के साथ है, नहीं, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के साथ है। तो देखो जनवरी के मंथ में 180,000 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए और वो सारे के सारे सेल हो गए, तो क्या कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री है, यार क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, इसीलिए तो फैब की ओपनिंग नहीं थी। बात समझ आई है, लेकिन फैब की क्लोजिंग है, मतलब जितने बनाए हैं उतने सेल नहीं किए, उनकी क्लोजिंग। तो जो अभी सेल नहीं किए क्या उन पर सेलिंग एक्सपेंस होगा, नहीं, उन पर सेलिंग एक्सपेंस नहीं होगा। बात क्लियर। अच्छा मैं आपको यहां बताऊं, तो बेसिकली वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि जनवरी एंड फेब, यहां पर अगर एक्सपेंस की बात करूं तो देखो फैब का एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस कितना है 295, विच इज 42,000 lower than the previous year expense. Am I right? तो भाई अगर इसमें 42,000 ऐड कर दो तो जनवरी का एक्सपेंस नहीं बन जाएगा कितना 337,000। मेरी बात समझ आई। तो यूनिट सोल्ड की बात करें तो उसने क्या कहा, जनवरी में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल किए, तो क्या फैब में 175,000, क्लोजिंग तो नहीं हुआ, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल किए, बात समझ आई। हाई लो मेथड। अब सेलिंग एक्सपेंस वैसे अगर देखा जाए ना तो भी वेरिएबल होते हैं, सेलिंग एक्सपेंस अगर वैसे देखा जाए
वेरिएबल, कमीशन अगर पे करता हूं तो वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करता हूं तो यार मेरी गाड़ी 1 यूनिट लेकर जाए तब भी उतना ईंधन लगेगा, 10 यूनिट लेके जाए तब भी उतना है, 100 लेकर जाए तब भी उतना ही है। तब हमें ये तो नहीं बताया गया ना कि भाई इसमें सारे का सारा कमीशन है या कोई और एक्सपेंसेस भी शामिल है। अब ये थी हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग कि सेलिंग एक्सपेंसेस में फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों आएंगी। अच्छा, उसका पता कैसे चलेगा? मैंने देखा कि भाई जनवरी का अगर मैं पर यूनिट एक्सपेंस चार्ज करूं, ये देखिए पता इस तरह से चलता है। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं सर हमें पता कैसे चलेगा? यार आप पर यूनिट एक्सपेंस चार्ज करके देख लो, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल चेंज होती है, लेकिन पर यूनिट चेंज नहीं होती। मेरी बात समझ आई है? तो देखो सेलिंग एक्सपेंस अगर वो सारे का सारा वेरिएबल है तो पर यूनिट इसका रेट इक्वल होना चाहिए। ओके, तो हमने देखा 337 डिवाइडेड बाय 180, 1000 से 1000 कैंसर, रेट क्या बन गया 1.87। अच्छा मैंने इसको देखा 295 डिवाइडेड बाय 145, वैल्यू मतलब वेरिएबल नहीं, ये सेमी वेरिएबल है, मींस दैट जिसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों शामिल है। तो अब जाकर मुझे फिक्स्ड पार्ट अलग करना है और वेरिएबल पार्ट अलग। अब वो कैसे होगा? हाई लो मेथड अप्लाई करेंगे जो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। देखो भाई एक्सपेंसिव देखा जाता है चेंज, तो एक्सपेंसिव में चेंज उसने वैसे बता नहीं दिया था आप लोगों को, तो आपको ना बेसिकली सिर्फ ये 42,000 ही चाहिए था जो वो क्वेश्चन में आपको दे चुका है न्यूमरेटर के तौर पर। और डिनोमिनेटर में आपने जरा खुद से जाके देखना था कि यूनिट्स में चेंज कितना है। तो यूनिट्स में चेंज कितना आ गया 35,000 का, तो 42,000 डिवाइडेड बाय 35,000, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 1.2 रुपीज वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है। ऑल राइट, नहीं समझ आए? तो फिक्स कितने होंगे? दोनों में से कोई एक एक्टिविटी लेवल डिसाइड करो, जैसा कि सपोज के 180, तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, ये है टोटल वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, जबकि टोटल थे कितने? तो 337 में से टोटल वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस माइनस, तो सेलिंग एक्सपेंस का फिक्स्ड पोर्शन कितना है 121। तो 121 बेसिकली आपकी फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट बन जाए। ये बात क्लियर हो गई? तो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी 612,500 प्लस 101,400 प्लस 121,000, 834। ये बात क्लियर है, न्यूमिनेटर का पता चल गया हमें। ओके, तो ये देखें 834,900। ऑल राइट, किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, अब आप लोगों की जो वर्किंग स्टार्ट होनी है ना, वो अब जानी है किसके लिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए। कंट्रीब्यूशन के लिए चाहिए सेलिंग प्राइस जो क्वेश्चन में गिवन, एम आई राइट? और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे पर यूनिट हम लोग, ऐसा ही है ना? अच्छा अब देखिएगा भाई, सेलिंग प्राइस अगर आप लोग गौर करें ना तो आपके गुड यूनिट्स के लिए अलग है, डिफेक्टिव यूनिट्स के लिए अलग से आ रही है। और डिफेक्टिव यूनिट पर भी आप लोगों के पास कॉस्ट तो एज इट इज जाएगी। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन आप लोगों ने कैसे करनी है ये देखें। आप लोगों को एक तो इस चीज की समझ आ गई होगी, 145,000 की इस चीज की आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है? अब हमने देखना है सेलिंग प्राइस 26 है, लेकिन हमने देखना है अब इसकी वेरिएबल। देखिए वेरिएबल कॉस्ट के लिए डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपए का ही लग रहा है, हम जरा पर यूनिट के हिसाब से चलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपए का लग रहा है, डायरेक्ट लेबर 2 रुपए की, वेरिएबल ओवरहेड्स 4 रुपए, और ये क्वेश्चन में गिवन है। अब ऐसा नहीं है मैं अपनी तरफ से नहीं ले रहा, ये चीजें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। फिर हमारे पास आ गए डिफेक्टिव यूनिट्स।
अब अगर डिफेक्टिव यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 4350 डिफेक्टिव यूनिट्स हैं, एम आई राइट? लेकिन हर डिफेक्टिव यूनिट 5 रुपए का आपको रेवेन्यू देके जा रहा है। हर डिफेक्टिव यूनिट 5 रुपए का रेवेन्यू देके जा रहा है, तो टोटल रेवेन्यू उसने इतना देना है। अब ये जो रेवेन्यू होता है ना, ये आपकी कॉस्ट को कम कर देगा। आप वैसे तो सेल नहीं कर सकते हैं ना, तो बेसिकली जो आपका वो जो एक्सपेंस हो चुका होता है ना, आपके उस एक्सपेंस को कम करता है। अब 5 रुपए के हिसाब से ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जाके कम करेगा। लेकिन तो आपके पास डिफेक्टिव यूनिट्स कितने परसेंट हैं? 20%। तो जब पर यूनिट में जाएंगे ना, तो अपने टोटल रेवेन्यू का 20% ये एक यूनिट को चार्ज करवाएगा। अब यहां पर देखें, 5 मल्टीप्लाइड बाय 20% विच इज इक्वल टू 1। नहीं बात समझ आई? टोटल नंबर ऑफ यूनिट देखें, डिफेक्टिव इतने, इस पर रेवेन्यू कितना आएगा? 5 रुपीज पर यूनिट। टोटल रेवेन्यू कितना आ गया है? अच्छा, अब कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं? अब तो वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है ना, तो कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड की बात करते हैं। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप बना रहे थे? 218750, इतने ही बना रहे थे। तो पर यूनिट रेवेन्यू कितना आ रहा है? 1 रुपया पर यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट में कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हो रहा है? 1 रुपए का, वो उसकी कॉस्ट को कम कर। हम बात कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल ऐड करेगा, लेबर को ऐड करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स को। लेकिन यहां पर ना आपको एक बेनिफिट हो गया कि आपके जो डैमेज यूनिट्स है ना, वो सेल, तो जब सेल हो गए तो उनसे तो सेल प्रोसीड्स मिलेंगी ना। तो आपको याद है कि हम लोग नेट कर दिया करते थे, जैसे टेस्टिंग कॉस्ट के साथ करते थे। तो इधर भी तो जो रेवेन्यू आ रहा है वो माइनस करो। अब बात आती है कि एक डिफेक्टिव यूनिट के ऊपर रेवेन्यू 5 रुपए का है, तो आप यहां से 5 नहीं माइनस कर सकते। आपने उस डिफेक्टिव यूनिट से आने वाले रेवेन्यू को इन टोटल यूनिट्स के ऊपर डिवाइड करना है जो आप बना रहे हैं, और फिर देखो कि हर यूनिट आपको कितना रेवेन्यू दे रहा है। तो मुझे जो रेवेन्यू मिल रहा था वो 218750 का मिल रहा था। ऑलराइट, नंबर ऑफ यूनिट्स भी तो इतने ही बना रहा हूं ना, तो हर पर यूनिट अगर इसकी रेवेन्यू देखूं तो वो क्या आ जाएगा? 1 रुपी। गॉट इट? और मेरे पास इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी बन जाएगी? 15 रुपीज इन टोटल। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। लेकिन क्या 15 रुपीज पर यूनिट, लेकिन इसके बाद आप लोग अगर देखें तो क्या आप ये सारे के सारे यूनिट सेल करने जाएंगे? नहीं, 80%। कितना? 80% आप नंबर ऑफ यूनिट सेल करने के लिए जाएंगे। तो ये जो कॉस्ट है ना, ये बेसिकली आप 100 यूनिट्स पर अप्लाई करोगे ना, आपको मिलेंगे 80 यूनिट्स। डन। तो वो जो डिफेक्टिव यूनिट्स की कॉस्ट है, वो भी तो गुड यूनिट को चार्ज करनी चाहिए। डिफेक्टिव यूनिट्स की कॉस्ट भी गुड यूनिट को आके चार्ज करो। तो ये जो 15 है ना, ये इज इक्वल टू 80% है, तो डिवाइडेड बाय 80 करो। तो पर यूनिट कॉस्ट आप कितनी चार्ज करोगे? 18.75 रुपीज पर यूनिट चार्ज करो। अब अगर सपोज आपको ये बात नहीं समझ आए, आपको ये पता है कि आपने नंबर ऑफ यूनिट बनाए कितने, पता है कितने नंबर ऑफ यूनिट बनाए हैं, तो उसने आपको बता दिया कि भाई पर यूनिट जो मटेरियल है 10 रुपए का लग रहा है, तो टोटल मटेरियल इतने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने के लिए टोटल मटेरियल कितना लगाओगे? ये। अच्छा, तो लेबर 2 रुपए पर यूनिट आपसे चार्ज करती है, तो इन यूनिट्स को बनाने के लिए टोटल लेबर कितनी लगेगी? क्लियर हो गई? वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 4 रुपीज पर यूनिट, तो इन यूनिट्स को बनाने के लिए कितने वेरिएबल ओवरहेड्स? ये सारी कॉस्ट इन पर इनकर कर दो, तो इनमें से कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स बनेंगे। वो डिफेक्टिव यूनिट्स आप लोगों को बेनिफिट देकर जाएंगे। अब वो बेनिफिट है, आपके पास कैश का इनफ्लो है, तो ऐड तो नहीं करेंगे ना,
क्या ख्याल है? वेरिएबल कॉस्ट से माइनस कर देंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट में ये अमाउंट आप जाके माइनस कर दोगे। डिफेक्टिव यूनिट्स टोटल प्रोडक्शन का 20% मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज पर यूनिट, ये रेवेन्यू में से लेस कर दो। तो अब आपने इन यूनिट्स को बनाने के लिए टोटल कितनी कॉस्ट इनकर्ड की? ये टोटल कॉस्ट आपने इनकर्ड किया। लेकिन ये टोटल कॉस्ट इनकर्ड करने के बाद क्या आपको 218750 नंबर ऑफ यूनिट्स मिले हैं? कितने मिले हैं? तो अपनी कॉस्ट को गुड यूनिट पे डिवाइड करोगे ना। क्या ख्याल है? तो आप अपनी इस टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय गुड नंबर ऑफ यूनिट्स करें। उस टाइम भी तो आपकी फिक्स कॉस्ट को डिवाइडेड बाय गुड नंबर ऑफ यूनिट्स किया हुआ था, तभी तो पर यूनिट आई थी। तो आप भी तो अपनी टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय गुड नंबर ऑफ यूनिट्स करो। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी? अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो यही बात आपको यहाँ पे पर यूनिट के हिसाब से भी तो समझ आ जानी चाहिए थी कि ये जो टोटल कॉस्ट है ये बेसिकली 100% नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए नहीं है पर यूनिट, ये 80% के लिए है। ऑलराइट, तो डिवाइडेड बाय 80 किया तो सेम यही आंसर आपके पास है। तो उसने डबल वर्किंग करके दी कि ये नहीं तो फिर ये सही। बस बात समझ जाओ आप किसी तरह से। क्लियर? मतलब जब आप कैलकुलेशन करने लगे आप दोनों में से किसी एक को चूज कर लें। बात क्लियर है? अब रेवेन्यू अब आपको कितना मिलेगा? अब देखो डिफेक्टिव यूनिट्स का रेवेन्यू कॉस्ट आप एडजस्ट कर चुके हो। अब आपका टोटल रेवेन्यू कितना है? 26 का पर यूनिट। आपका टोटल रेवेन्यू कितना है? 26 रुपीज पर यूनिट। बात क्लियर? जबकि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? लेकिन ये जो 18.75 है ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट है, जबकि कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए तो सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस होती है। और पर यूनिट सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही थी? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 18.75 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 19.95। 26 में से माइनस करना 19.605 फिक्स कॉस्ट के साथ जाके डिवाइड कर। फिक्स कॉस्ट के साथ डिवाइड करते हैं तो 138 ये है ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो, बात क्लियर? चलें एक नजर मजीद जरा इस क्वेश्चन को आप लोग देखें, और कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो वो मुझसे पूछें। अच्छा, अब हमारे पास ना बिल्कुल लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए, एग्जांपल नंबर 14, एग्जांपल नंबर 15 एंड 16। अब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ऐसे थे जिसमें हमें ना अच्छी खासी वर्किंग वगैरह की जरूरत है, इसलिए इस चैप्टर के ऊपर बहुत ज्यादा हमारा टाइम लगता है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इस चैप्टर के हवाले से हमारा लास्ट लेक्चर होगा, हमारा सीवीपी एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, अगले लेक्चर में मिलेंगे।